सुबह की सफेदी फैलने के साथ ही वो रहस्यमय औरत एक बार वहीं थी जहां गत रात थी। डोरबेल बजाए हुए उसे 2 मिनट हो गए थे, लेकिन बंगले का दरवाजा अभी तक नहीं खुला था। ये उसके लिए अनपेक्षित था, क्योंकि उसने उस परिवार को जिस तकलीफ से उबारा था, उसके एवज में उन लोगों को उसके लिए एक पांव पर खड़े रहना चाहिए था। कोई प्रतिसाद न पाकर उसने डोरबेल फिर से बजाया। इस बार भी उसे उतना ही इंतजार करना पड़ा, मगर गनीमत ये रही कि दरवाजा खुल गया। हालांकि एक बार फिर उसकी आशाओं पर तुषारापात हो गया था। दरवाजा खोलने वाली बंगले की नौकरानी थी। गरिमा को भेजो, महिला ने नौकरानी को लगभग फटकारते हुए कहा। महिला के हाव भाव से नौकरानी भी उतना ही खौफजदा हुई जितना खौफजदा पिछली रात बंगले का चौकीदार हुआ था। वो उल्टे पांव भीतर भाग गई और आखिरकार थोड़ी देर बाद वो औरत दरवाजे पर आई जिसे उस महिला ने रहस्यमयी कंकड़ दिए थे। गरिमा उसी का नाम था। उसके चेहरे पर झिझक थी और वह सामने खड़ी उस महिला से नजरें मिलाने से बचने की कोशिश कर रही थी। बेटी ठीक हो गई न? महिला ने उसके खाली हाथों पर नजर डालते हुए पूछा। जवाब उसे सांकेतिक हाँ के रूप में मिला। तो फिर हमारे पैसों का इंतजाम क्यों नहीं हुआ? महिला का लहजा सख्त हुआ। गरिमा सकुचाई, जबकि उसकी शारीरिक भाषा और खाली हाथ देखकर आगंतुक महिला भांप गई कि पैसे को लेकर उन लोगों के इरादे में फर्क आ चुका है, क्योंकि आलीशान बंगला उनकी जिस संपन्नता की गवाही दे रहा था, उसे मद्देनजर रखते हुए ये नामुमकिन था कि घर में पैसा न होने या व्यवस्था न हो पाने की सूरत में उसे खाली हाथ आना पड़ा हो। हमें हमारा पारिश्रमिक दे दो, महिला ने अपनी हथेली उसके सामने फैलाते हुए और अपने लहजे में विनय घोलते हुए कहा। प्लीज देखो प्रियदर्शिनी, अंततः गरिमा ने मुंह खोला, तुम बहुत ज्यादा मांग रही हो। यानी कि तुम्हारी बेटी की जान के लिए 50,000 बहुत ज्यादा कीमत है? प्रियदर्शिनी ने हैरतजदा होकर अपनी हथेली फैलाए हुए ही पूछा। नहीं, उन साधारण से कंकड़ों की कीमत 50,000 बहुत ज्यादा है, गरिमा ने अपनी आवाज इस कदर धीमी रखते हुए कहा जैसे उस बातचीत को घर के सदस्यों तक न पहुंचने देना चाहती हो। वो कंकड़ साधारण नहीं थे। प्रियदर्शिनी जबड़े भींचते हुए चीखी, उन कंकड़ों ने ही तुम्हारी मर रही बेटी के जिस्म में जान फूंकी, वरना इस घड़ी तुम लोग उसकी अंत्येष्टि की तैयारियां कर रहे होते। प्रियदर्शिनी का रौद्र रूप देखकर गरिमा की रूह फना हो गई। इसका एक कारण ये भी था कि उसकी चीख घर के अंदर तक गई थी। धीरे बोलो प्रियदर्शिनी, कोई सुन लेगा, कोई सुन लेगा। प्रियदर्शिनी के मस्तक पर बल पड़ गए। वह हैरान हुई, तो क्या तुम नहीं चाहती कि कोई सुने? क्या इस बंगले में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता कि तुम्हारी बेटी के ठीक होने की असली वजह क्या है? तुमने हमारे बारे में किसी को नहीं बताया है। औरत असहज होकर होंठ चबाने लगी। ओह, तो ये है पैसे को लेकर तुम्हारी हिचकिचाहट की असली वजह। परे हटो, हम खुद अंदर जाकर मांग लेते हैं। गरिमा ने प्रियदर्शिनी को रोकना चाहा, मगर नाकामयाब रही। उसे धक्का देकर प्रियदर्शिनी के कदम जब भीतर की ओर बढ़े तो सीधे ड्राइंग हॉल में जाकर थमे। गरिमा भी उसके पीछे पीछे भागती हुई आई, लेकिन तब तक प्रियदर्शिनी ड्राइंग हॉल में मौजूद लोगों के कौतूहल का सबब बन चुकी थी। ये औरत कौन है गरिमा? किसी ने गरिमा को लक्ष्य करके पूछा। हमारा नाम प्रियदर्शिनी है। मिस्टिसिज्म जानते हैं हम। आपके घर में एक लड़की 10 दिन से बीमार थी। खून सूखता जा रहा था उसके बदन का। आवाज चली गई थी उसकी और उंगलियां भी टेढ़ी हो गई थीं, ताकि कुछ लिखकर भी न बता सके। कल 3 घंटे से उसकी आंखें टंग गई थीं। डॉक्टर जवाब दे चुके थे और आप लोग उसके प्राण निकलने की राह देख रहे थे। ऐसे में हम ही थे जिसने उसे ठीक किया। प्रियदर्शिनी के रहस्योद्घाटन पर ड्राइंग हॉल में मौजूद लोगों ने चौंककर गरिमा की ओर देखा। गरिमा अपने होंठ चबाती रही, बोली कुछ नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि बात उसके हाथ से निकल चुकी है। ये क्या कह रही है? शक्ल से ही दंभी और अकड़ में चूर रहने वाले एक आदमी ने प्रियदर्शिनी पर हिकारत भरी नजर डालते हुए गरिमा का रुख करके पूछा। प्रियदर्शिनी को उसकी ये हरकत चुभ गई। इससे पूर्व की गरिमा कुछ कहती, वह स्वयं उससे मुखातिब होकर सख्त लहजे में बोली, इस दंभी को सच बताओ गरिमा,
जुबान संभाल कर बात कर। घर में अनायास ही घुस आए एक महिला के मुंह से स्वयं के लिए दंभी अलंकरण पाकर वह आदमी आपा खो बैठा। इसे सच्चाई बताओ गरिमा, प्रियदर्शिनी ने उस आदमी से भी तेज स्वर में चीखकर गरिमा से कहा। उसके जबड़े भींच गए थे और वह अपने चेहरे पर बेपनाह क्रोध लिए हुए नेपथ्य में देखने लगी थी, मानो उस आदमी का चेहरा देखने से उसे पाप लग रहा हो। दरअसल पापा जी, मामले को तूल पकड़ता देख आखिरकार गरिमा ने मरे मरे स्वर में मुंह खोला। डॉक्टरी उपायों से भी जब अभिधा की हालत ठीक नहीं हो रही थी तो मैं ऊपरी बाधा को दूर करने वाले किसी जानकार की तलाश में गंगा के घाटों पर गई थी। वहां मैंने इन्हें मणिकर्णिका घाट की सीढ़ियों पर ध्यान की अवस्था में बैठे हुए देखा। मुझे लगा कि ये मेरी मदद कर सकती हैं, और तुमने इससे मदद मांग ली। आदमी किसी वहशी की मानिंद गुर्राया, भूल गए कि ये बनारस है और यहाँ निठल्ले लोग भी भगवा और रुद्राक्ष धारण करके स्वयं को अघोरी और सिद्ध पुरुष घोषित करके लोगों को गंदे ताबीज बांटना शुरू कर देते हैं। फुटपाथ पर बिकने वाली 10-15 रुपये वाली किताबें पढ़कर लोग ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं। प्रियदर्शिनी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया, बदन थरथराने लगा। उसके चेहरे पर एक बार फिर वही रहस्यमय भाव काबिज होने को उद्यत हुए, जो गत रात भिखारी के बदन पर हाथ फेरते हुए अथवा नक्षत्रों का आह्वान करते हुए काबिज हुए थे। लेकिन उसने जल्द ही उन भावों पर काबू पा लिया और चेहरे पर केवल क्रोध लिए हुए गरिमा को लक्ष्य करके बोली, इससे पहले कि ये बेवकूफ़ अपनी तहजीब की सीमा को और अधिक लांघें, इसे सच्चाई बताओ। इस बार प्रियदर्शिनी की हरकत घर के बाकी लोगों पर भी नागवार गुजरी। वह जिस आदमी के विरुद्ध दंभी और बेवकूफ़ जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपना क्रोध दर्शा रही थी, उसकी अवस्था 50 साल से अधिक थी और उसके हाव भाव से लग रहा था कि वह परिवार में अच्छा खासा रुतबा और सम्मान रखता था। यही वजह थी कि उसके प्रति प्रियदर्शिनी के दुस्साहस भरे रवैये ने हर किसी को क्रोधित कर दिया। सच्चाई जानने के हम भी तलबगार हैं गरिमा, बताओ क्या मदद की है इसने? इस बार पूछने वाला संभवतः गरिमा का पति था। जब मैंने इन्हें कल दोपहर अभिधा के बारे में बताया तो इन्होंने हमारा पता लेकर रात को घर आने के लिए कहा। ये लगभग 12 बजे आई और मुझे 7 कंकड़ देते हुए बोली कि मैं अभिधा की आंखों पर काली पट्टी बांधकर उनमें से प्रत्येक कंकड़ को लाल कपड़े में बांधकर उसके शरीर पर 7 जगहों, दोनों हाथ पैर, गला, माथा और कमर पर बांध दूं। मैंने वैसा ही किया और 1.25 घंटे गुजरते ही अभिधा की आवाज़ लौट आई। जोरों की भूख लगी है, ऐसा कहते हुए उसने खाना भी मांगा। उसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं कि अचानक खून की बहुत ज़्यादा कमी हो जाने के कारण उसका जो शरीर पिछले कुछ दिनों में सफ़ेद और कमज़ोर हो चुका था, उसी शरीर में अब तेजी से लालिमा लौट रही है। गरिमा का बयान सुनकर परिवार का प्रत्येक सदस्य हैरत से दोबाला हो गया, सिवाय उस आदमी के जिसे प्रियदर्शिनी फूटे आंख नहीं सुहा रही थी। और तुम्हें लगता है कि उन कंकड़ों की बदौलत ही अभिधा की हालत सुधर रही है? चिड़चिड़े आदमी ने और अधिक चिढ़कर कहा। ड्राइंग हॉल में खामोशी छा गई, जो कुछ देर तक बरकरार रही। फिर गरिमा के पति ने उससे मुखातिब होकर कहा, इसके कंकड़ों ने चमत्कार किया या नहीं किया, ये अलग बात है, लेकिन बेटी की हालत में हुए सुधार की खुशी में हम इसे बख्शीश के तौर पर कुछ दे देते हैं। जाओ, टेबल की दराज में 5,000 पड़े हैं, लाकर दे दो इसे। मगर गरिमा गई नहीं, हिचकिचाते हुए वहीं खड़ी रही। क्या हुआ, तुम जा क्यों नहीं रही हो? पति ने दीदे फाड़ते हुए पूछा। दरअसल गरिमा थोड़ी असहजता के साथ बोली, इनकी मांग 50,000 रुपये है। सुनते ही सभी के होठों से संवेद स्वर में केवल क्या ही निकल पाया। उनकी निगाहें प्रियदर्शिनी पर यूं स्थिर हो गईं, मानो वह कोई ऐसी औरत हो जिसकी 1450 सीसी की खोपड़ी में मगज नाम की चीज रत्ती भर भी न हो। उनकी इस हरकत पर प्रियदर्शिनी अपमान का घूंट पीकर जबड़े भींचते हुए बस इधर उधर देखती रही, बोली कुछ नहीं। बाहर का रास्ता दिखाओ इसे। चिड़चिड़ा आदमी इस बार गुस्से से चीखा, भगाओ इसे यहाँ से। विचित्र ऊहापों में डूबी गरिमा ऐसा कर पाने की स्थिति में भी नहीं थी। उसने चेहरे पर ऐसे भाव लिए हुए प्रियदर्शिनी की ओर देखा जिससे वह समझ जाए कि मामला अब उसके वश का नहीं है।
प्रियदर्शिनी ने उसके उक्त भाव को महसूस तो किया मगर समझने से इनकार कर दी। हमें देर हो रही है, हमारी फीस हमें दे दी जाए। हम बेवकूफ़ हैं जो तुझे साधारण कंकड़ों के 50,000 दे दें। इस बार किसी अन्य सदस्य ने कहा। वो कंकड़ साधारण नहीं थे, नक्षत्रों की ऊर्जा प्रवाहित थी उनमें। उसी ऊर्जा ने उस लड़की के शरीर में प्रविष्ट हुई नकारात्मक ऊर्जा को काटा। हमने नक्षत्रों का आह्वान करके उनसे ऊर्जा मांगने में जो परिश्रम किया, बस उसी का पारिश्रमिक मांग रहे हैं। प्रियदर्शिनी की बातें सुनकर कुछ के चेहरे पर कौतूहल तो कुछ के चेहरे पर भय नजर आया, जबकि कुछ के चेहरे पर अब भी उसकी बातों पर विश्वास न करने का भाव बरकरार रहा। और अभिधा के अंदर ये नकारात्मक ऊर्जा आई कहाँ से? उस लड़की ने किसी बेरहम डायन को देख लिया था। वही डायन आंखों के जरिए उसके शरीर का खून सोख रही थी। भाग यहाँ से! चिड़चिड़ा आदमी इस बार अपना आपा खो बैठा और प्रियदर्शिनी को दुत्कारते हुए बोला, जल्दी भाग, वरना अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। लगाकर देख ले मूर्ख। प्रियदर्शिनी ने भी उसी के लहजे में जवाब दिया, तू ऐसे नहीं मानेगी हरामजादी। आदमी चीखकर उसकी ओर बढ़ने को उद्यत हुआ मगर एक महिला ने उसे संभालते हुए कहा, शांत हो जाइए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। आदमी रुक गया, उसकी सांसें तेज हो गई थीं। महिला उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्रियदर्शिनी को हिकारत भरी नज़र से देखने लगी, लेकिन प्रियदर्शिनी पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत उसने आग में घी डाल दिया। स्त्रियों का सम्मान करना सीख ले, वरना एक दिन इसी तरह कुत्ते की मानिंद हाँफते हुए मर जाएगा। तेरी तो! इस बार घर के एक नौजवान का खून उबाल खा गया। वह आवेश में प्रियदर्शिनी की ओर बढ़ा, उस पर हाथ उठाया मगर अपने उद्देश्य में सफल न हो सका। प्रियदर्शिनी ने उसका हाथ थाम लिया, न केवल थामा बल्कि उसे मरोड़कर पीठ पर चढ़ा दिया। नौजवान के चेहरे पर पीड़ा के भाव उभरे। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने प्रियदर्शिनी के सबला होने का सबूत अपनी आंखों से देख लिया तो उसने नौजवान को तेज धक्का दे दिया और वह मुंह के बल फर्श पर जा गिरा। इस तिरस्कार पर वह पूंछ कटे सांप की भांति बौखलाया, मगर घर के अन्य सदस्यों ने उसे थाम लिया, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि प्रियदर्शिनी नाम की वह औरत, जिसने एक हटे कट्टे युवक को चुटकी में धूल चटा दिया था, साधारण नहीं थी। कुसंस्कारों ने इस घर में डेरा डाल रखा है। प्रियदर्शिनी की आंखें आग उगल रही थीं। उसने क्रोध में हाँफते हुए कहा, शमशान की राह देख रहे बुड्ढों को बात करने की तमीज नहीं है और जवानों को ये तक नहीं पता है कि मर्दांगी किसके सामने दिखाई जाती है। किसी के होठों से बोल नहीं फूटे। गुस्से के कारण प्रियदर्शिनी का निहायत ही खूबसूरत चेहरा भयानक नजर आने लगा था। उसकी भाव भंगिमाएं अब बड़ी आसानी से उसकी विशिष्टता का बोध कराने लगी थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। गुस्से में फुफकारते हुए वह मुड़ी, दरवाजे तक पहुंची मगर चौखट से बाहर पैर रखने से पहले पीछे मुड़ी और चिड़चिड़े आदमी को लक्ष्य करके बोली, अपने ईश्वर से प्रार्थना करना गिरधारीलाल की हम अपने अपमान को भूल जाएं। उस चिड़चिड़े आदमी का नाम लेकर लोगों को हैरान करने के बाद प्रियदर्शिनी बाहर निकल गई। कामिनी अंग्रेजी साहित्य में M0A0 होने के साथ साथ संस्कारी और खूबसूरत भी थी। वह अंग्रेजी में इतनी दक्ष थी कि उक्त भाषा के अत्यंत क्लिष्ट साहित्यों के भाव को भी सहजता से ग्रहण कर लेती थी। इतनी योग्य होने के बावजूद वह जगह प्रताप जैसे अल्पशिक्षित और कमक्ल इंसान के पल्ले बांध दी गई थी। जमीन जायदाद और धन संपदा से उसकी शिक्षा व सुंदरता को खरीदकर हवेली की शोभा बना दिया गया था। हवेली की धाक केवल वल्लभगढ़ में ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों समेत लगभग पूरे बहराइच में व्याप्त थी। आसपास के इलाके के बड़े से बड़े मसले भी कोर्ट कचहरी या थाने जाने की बजाय हवेली के परकोटे के भीतर बैठने वाली पंचायत में ही सुलझा लिए जाते थे। अभिमान सिंह का न्याय हर किसी को स्वीकार्य होता था और अगर किसी को स्वीकार्य नहीं भी होता था तो उनके फैसले को खारिज करके मामले को गांव से बाहर ले जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती थी। हवेली में पाले गए लठैत हवेली के खिलाफ होने वाली सुगबुगाहट तक को दबा दिया करते थे। ऐसे रसूख वाले परिवार से संबंध जोड़ने की खुशी में अंधे हो रहे कामिनी के परिजनों को अपनी बेटी और जगह प्रताप के बीच की गहरी खाई नजर नहीं आई थी और नतीजा ये हुआ था कि अपनी इच्छा के विरुद्ध कामिनी को
जगह प्रताप की दुल्हन बनकर हवेली में आना पड़ा था। शादी की पहली रात ही उसने जगह प्रताप पाशविकता को झेला था और 3 साल से लगातार झेलती आ रही थी, या यूं कहें कि अब अभ्यस्त हो चुकी थी। यदि हवेली के नौकर नौकरानियों लठैतों इत्यादि को न गिना जाए तो हवेली में कुल जमा 4 लोग थे। अभिमान सिंह, जगह प्रताप, साकेत और रानी माँ, जिनमें से रानी माँ की सदस्यता गत रात समाप्त हो चुकी थी। अस्थायी सदस्य के तौर पर गौतमी बुआ थीं, जो साल के 8 महीने यहीं गुजारा करती थीं। इसकी मुख्य वजह हवेली में किसी महिला का न होना था। वे यहाँ रहकर कामिनी के लिए सास की कमी को पूरा करती थीं। उपर्युक्त 5 लोगों में केवल साकेत ही था, जो कामिनी के अनुकूल था। वो गणित में परास्नातक था और 4 महीने पहले ही LL0B0 भी पूरी करके P0C0S0J की तैयारी में लग गया था। अपने पिता और भाई की तरह वह सामंती विचारधारा का नहीं था, और सबसे बड़ी बात, उसे ये एहसास था कि कामिनी और उसके भाई का रिश्ता समझौते की नींव पर टिका हुआ है। इसलिए उसकी बातों से कभी कभी कामिनी के प्रति सहानुभूति का भाव स्वतः ही जाहिर हो जाता था। गौतमी बुआ के यहाँ हवेली में टिके रहने की एक छुपी वजह ये भी थी कि उन्हें रात में 2 बार देवर भौजाई के बीच के इस दोस्ताने प्यार के अवैध संबंध में परिणत होने के बुरे सपने आते थे। इस तथ्य से कामिनी और साकेत भी वाकिफ थे, इसलिए ये ख्याल रखते थे कि बुआ की खामख्याली को हवा न मिलने पाए। साकेत जब भी कामिनी से बात करने उसके कमरे में जाता तो एहतियातन बुआ को बता दिया करता था, और बुआ भी किसी न किसी बहाने से कम 2 बार कमरे का चक्कर जरूर लगा लिया करती थीं। उस वक्त कामिनी वार्डरोब में कपड़े रख रही थी, जब गला खनखारते हुए साकेत कमरे के दरवाजे पर प्रकट हुआ। उसके हाथ में स्टीफन किंग की द डेड जोन थी। कामिनी मुस्कुराए और बिस्तर पर फैले कपड़े को एक ओर समेटते हुए बोली, आ जाओ। वह जम्हाई लेते हुए अंदर दाखिल हुआ। अंत्येष्टि का कार्यक्रम संपन्न होने और शमशान से लौटने में सुबह के 10 बज गए थे। इसलिए नींद की कमी और थकान के कारण उसकी चाल ढाल में आलस्य था। फिर भी उसने कामिनी के सामने ऐसे दर्शाया जैसे दादी की मौत के गम से उबरने की कोशिश कर रहा हो। आपके लिए लाया हूँ, उसने द डेड जोन को कामिनी की ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा। फैंटास्टिक। कामिनी किताब को लेते हुए यूं चाहकी जैसे किसी बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। रकीब को पढ़े हुए काफी दिन हो गए थे। पिछली बार इनकी किताब मिजरी पड़ी थी। इनफैक्ट मैं तो तुमसे बोलने भी वाली थी कि किंग की कोई किताब लेते आना। इस किताब का कॉन्सेप्ट बेहद शानदार है। साकेत भी मुस्कुराया। कोमा से उठने के बाद एक आदमी के अंदर महज फिजिकल टच से ही लोगों के साथ फ्यूचर में होने वाली घटनाएं देख लेने की एबिलिटी आ जाती है। ये किताब मुझे इतनी पसंद आई कि अब तक दर्जनों लोगों को गिफ्ट कर चुका हूँ। दैट्स वाई किंग इज माई फेवरेट। कामिनी सरसरी तौर पर किताब के पन्ने पलटते हुए बोली, इनकी इमेजिनेशन और कॉन्सेप्ट्स अनकॉमन और यूनिक होते हैं। खैर, तुम बैठो। I love finish my work within 2 minutes। कामिनी ने किताब को बेड साइड टेबल पर रखा और बेड पर फैले हुए कपड़ों को जल्दी जल्दी वार्डरोब में रखने के बाद साकेत के सामने एक स्टूल पर बैठते हुए बोली, अब बताइए देवर जी, ये कनीज आपकी क्या सेवा कर सकती है। दरअसल भाभी, साकेत ने थोड़े असहज भाव से कहा, मैं दादी के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं समझ सकती हूँ। कामिनी गंभीर हुई, तुम्हारा उनके साथ काफी लगाव था। मेरी बात इस विषय में नहीं है। दरअसल मैं उनके बर्ताव को लेकर आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कामिनी की गंभीरता में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। साथ ही साकेत को उसके चेहरे पर डर भी नजर आया। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? उसने बगैर किसी भूमिका के कहा। पूछना कुछ नहीं है भाभी, क्योंकि रमैया ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया है। मैं तो बस दादी के बर्ताव को लेकर आपके विचार और अनुभव जानना चाहता हूँ। मैं भी इस मामले में उतने ही अंधेरे में हूँ जितने अंधेरे में इस वक्त शायद तुम भी हो। कामिनी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने मायके में कई बुजुर्गों को मरते हुए देखा है, लेकिन उनमें से किसी ने आखिरी समय के दौरे के नाम पर वैसी हरकतें नहीं की थीं जैसी दादी ने की, और न ही उन्होंने डायन की रट लगाई रही होगी जैसी दादी ने लगाई थी। हाँ,
वृद्धावस्था में जब नर्व सेल्स कमजोर हो जाते हैं और अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं या फिर दिमागी हार्मोन्स में इरेगुलरिटी होती है तो कुछ इंसानों को हेलुसिनेशन होने लगता है। उससे मरे हुए लोगों और डरावनी परछाइयों के दिखाई देने का भ्रम होता है। वह सिजोफ्रेनिया के लक्षण दर्शाने लगता है। मगर दादी जो कर रही थी वह इन सब से कहीं ज्यादा विचित्र और डरावना था। यही बात मुझे भी परेशान कर रही है भाभी। साकेत के लहजे में उलझन थी। वे किसी ऐसी डायन की बात कर रही थीं जो घने जंगल में मौजूद मंदिरों के खंडहर में रहती है और हर पूर्णिमा की रात तालाब में नहाते हुए भयानक गीत गाती है। दादी जाते जाते हम लोगों के मन इतना मजबूत डर बैठा जाएंगी ये हमने कभी सोचा ही नहीं था। कामिनी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें हैरानी होगी कि दादी के कारण मैं भी अब डरने लगी हूँ। रात में वॉशरूम जाना होता है तो तुम्हारे भैया को जगाकर जाती हूँ और दोबारा सोने से पहले उनकी नींद खराब करने के एवज में 4 गालियाँ खाती हूँ। नौकरों की हालत तो और खराब है। डायन हवेली के दरवाजे पर खड़ी है और अंदर आने की राह देख रही है। दादी की इस बात को उन लोगों ने दिल पर इतना ज्यादा ले लिया है कि रात में अनगिनत बार उठकर दरवाजा चेक करते हैं फिर भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। न जाने क्यों दादी की हरकतों को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी। साकेत ने कामिनी की हंसी में उसका साथ न देकर गंभीर लहजे में कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुमने साइंस लेकर पढ़ाई तो कर ली है लेकिन फिर भी तुम्हारे विचारों पर तुम्हारे गांव के माहौल का असर बरकरार है। शायद भूत प्रेतों की कहानियों को लेकर आज भी तुम उतने ही संजीदे हो जितने बचपन में रहे होगे। कामिनी ने पूर्ववत हंसमुख लहजे में कहा। साकेत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी सिवाय खामोशी के। देखो साकेत, दादी की हरकतें अनयूजुअल जरूर थीं लेकिन इतनी भी नहीं कि उनके बारे में सोचकर तुम अपसेट हो जाओ। जस्ट चिल। हवेली में डर और उदासी का जो माहौल है वो भी कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। साकेत ने व्याकुल लहजे में कहा, भैया ने बताया कि दादी की मौत पंचक काल में हुई है। ये अशुभ काल होता है। इस काल में मरने वाला अपने पीछे कोई अशुभ घटना छोड़ जाता है। मेरी इनर इंस्टिक्ट भी बार बार यही कह रही है कि दादी की हरकतें बेवजह नहीं थीं। एक अजीब सी घुटन, बेचैनी और अकुलाहट तब से ही मुझ पर हावी है जब से मैंने दादी के मुंह में तुलसी गंगाजल डाला है। मन कर रहा है कि किसी ऐसी जगह जाकर छुप जाऊं जहां इस माहौल की बेचैनी मुझ तक न पहुंच सके। मेरी बातों पर यकीन करते हो न? इस दफे कामिनी भी गंभीर हो गई। साकेत ने गर्दन हिलाकर हाँ का संकेत दिया। तो यकीन करो कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह स्वाभाविक है। हर उस इंसान के साथ ऐसा ही होता है जिसका कोई करीबी अचानक गुजर जाता है। दादी से तुम्हें बहुत ज्यादा। प्लीज भाभी। साकेत ने झुंझलाकर कामिनी की बात काट दी। कम से कम आप भैया की तरह बातें मत कीजिए। मैं खुद को भी यही समझाने की कोशिश रहा हूँ लेकिन समझा नहीं पा रहा हूँ। क्या आप इस पर यकीन करेंगी कि दादी मेरे पास आई थीं? दादी आई थीं। कामिनी चौंकी। लेकिन कब? कल रात दरवाजा पीटा था उन्होंने। मैंने दरवाजा खोला तो सामने उन्हें देखकर बौखला गया और मोबाइल हाथ से छूटकर गिर गया। जब मोबाइल उठाकर मैंने दोबारा रोशनी की तो पाया कि दरवाजे पर कोई नहीं था। उसी समय आप लोग हॉस्पिटल से उनकी लाश लेकर लौटे थे। मैं दौड़कर नीचे आया लेकिन जब भैया से पता चला कि दादी को मरे हुए लगभग 1.5 घंटे हो गए तो मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैं खड़ा न रह सका। किसी ढहती हुई दीवार की तरह निढाल होकर जमीन पर बैठ गया और भैया को लगा कि मैं दादी की मौत की खबर से कमजोर पड़ गया हूँ। वे मुझे खरी खोटी सुनाते हुए अंत्येष्टि की तैयारियों में लग गए। हो सकता है तुम्हें सपना आया रहा हो? कामिनी ने ऐसे भाव से पूछा जैसे साकेत का मन टटोल रही हो। नहीं भाभी, सपनों की घटनाएं खुली आंखों से नहीं नजर आती जबकि मैंने जो कुछ देखा था खुली आंखों से देखा था। पूरे होशो हवाश में देखा था। दादी की लाश जब एम्बुलेंस से निकाली जा रही थी तो कुत्ते उन्हें देखकर भयानक अंदाज में रो रहे थे। उनका ये रोना केवल हवेली तक ही नहीं था।
मरघट में जब दादी की चिता जल रही थी तो वहां भी वे आसमान की ओर मुंह उठाकर एक साथ रो रहे थे। हो सकता है कि बचपन में दादी के सुनाए हुए भूतों के किस्से कुछ हद तक मेरे दिमाग पर हावी हों। ये भी हो सकता है कि पैरानॉर्मल फिक्शन पढ़ते पढ़ते मेरे जेहन में पैरानॉर्मल विषयों को लेकर थोड़ी संजीदगी पनप चुकी हो, लेकिन फिर भी मैं दकियानुसी ख्यालों वाला नहीं हूँ। दादी ने मुझे देखते ही हरकत की थी। लोगों का कहना था कि वे किसी को पहचान नहीं रही हैं, लेकिन मुझे देखते ही वे बोलने के लिए जद्दोजहद करने लगी थीं। कुछ बोल न पाने की उनकी विवशता को मैंने आंसुओं का रूप लेकर उनके गालों पर ढलकते हुए देखा था। फिर न जाने कैसे उन्होंने अपनी तमाम कोशिशों के बाद मेरे कानों में एक शब्द कहा। साकेत ने ठहरकर कामिनी की ओर देखा। जानती हैं वह शब्द क्या था? उसकी ओर से जवाब न पाकर उसने स्वयं ही जवाब दिया, डायन। तो इसलिए तुम्हें लग रहा है कि दादी का डायन राग बेसबब नहीं था, और अगर तुम उनके पास होते तो वो तुम्हें डायन से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण बात जरूरी बताती। हाँ, शायद दादी मुझे डायन से जुड़ी वो सभी बातें बताती जो किसी वजह से मुझे कभी नहीं बताई थीं। मैं उनके पास रहकर उनकी कहानियां सुनकर बड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने ये बात मुझसे छुपाए रखी थी कि जंगल में एक डायन रहती है। क्यों? साकेत के सवाल पर कामिनी जोरों से हंसी। काफी देर तक हंसते रहने के बाद जब उसने खुद पर काबू पाया तो कहा, अजीब आदमी हो तुम। किसी के सामने ऐसी बातें मत कह देना, वरना लोग तुम्हारी डिग्रियों पर शक करने लगेंगे। मुझे परवाह नहीं भाभी, मुझे बस ये जानना है कि दादी को आखिरी दिनों में क्या हुआ था। मेरी सलाह मानो साकेत, कामिनी ने इस दफे अत्यंत गंभीर लहजे में कहा। मामले को यहीं पर खत्म कर दो। तुम बेवजह सोच सोचकर साधारण घटना को भी रहस्यमयी बनाने की कोशिश कर रहे हो। जिन बातों में तुम्हें बर्मुडा ट्रायंगल या शंग्री-ला घाटी जैसा जटिल रहस्य नजर आ रहा है, वे बातें महज कल्पना हैं। दादी की हरकतें भी केवल संयोग ही थीं। जंगल में मंदिरों का खंडहर है, वहाँ तालाब भी है, लेकिन डायन वायन जैसी कोई चीज नहीं है वहाँ। तुम्हारे भैया नौकरों के साथ देर रात तक खेतों में पहरा देते हैं। वहाँ से जंगल पास में ही है, लेकिन फिर भी उन्हें कभी कोई डरावना गीत नहीं सुनाई दिया। डायन केवल पूर्णमासी को गीत गाती है। दिज आर जस्ट फोक टेल्स। हर गांव में ऐसी कोई ना कोई लोककथा जरूर होती है। मेरे मायके में भी है, सुनना चाहोगे? साकेत उलझन में पड़ गया। कामिनी की बातों ने उसे भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि कहीं वह सचमुच दादी के मामले को गंभीरता से लेकर उसे जानबूझकर रहस्य का आवरण तो नहीं पहना रहा है। लेकिन फिर उनका कान में डायन शब्द फुसफुसाना, मरने के बाद दरवाजा पीटना और कुत्तों का रहस्यमय ढंग से रोना याद करके उसके अंतर्मन से उठती ये आवाज और भी बुलंद हो गई कि दादी की हरकतों के पीछे कोई सामान्य वजह नहीं थी। कमरे में दाखिल होने के बाद प्रियदर्शिनी ने किवाड़ बंद करके कुंडी लगा दी और दीवार से टेक लगाकर गरिमा के घर पर हुए अपने अपमान को भूलने की कोशिश करने लगी। वो कमरा निम्न स्तर का था। उसकी दीवारों पर चढ़ा रंग वक्त के साथ धूमिल पड़ चुका था और ऊंचाई भी इतनी कम थी कि अगर औसत कद का आदमी भी बिस्तर पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर सीलिंग से लटक रहे मरियल से पंखे से टकरा जाए। वहाँ एक खिड़की भी थी जो गली की ओर खुलती थी, लेकिन छिटकनी धराशायी हो जाने के कारण उसे बंद करने के लिए उसके पल्लों को आपस में रस्सी से बांधना पड़ता था। प्रियदर्शिनी उन पल्लों को हमेशा बांध कर रखती थी। इसकी दो वजहें थीं। पहली ये कि खिड़की के खुले रहने की दशा में गली में फैले कूड़े कचरे और सांडों के मल मूत्र की दुर्गंध कमरे तक आती थी, और दूसरी ये कि उस खिड़की के एक दो ग्रिल भी गायब थे। इसलिए जब गली में बच्चों का जमावड़ा होता था तो अक्सर उनकी गेंद कमरे में आ जाती थी और प्रियदर्शिनी के काम में बाधा पहुंचती थी। कमरे में अगर कोई अच्छाई थी तो बस ये कि वह आकार में थोड़ा बड़ा था। इतना बड़ा था कि प्रियदर्शिनी ने पर्दों का आड़ खड़ा करके अपने लिए रसोई और नहाने की व्यवस्था अंदर ही कर ली थी। हालांकि एक अकेली औरत के गुजर बसर के लिए उस कमरे में ही नहीं बल्कि उस इलाके में भी तमाम असहजताएं थीं, लेकिन फिर भी प्रियदर्शिनी उन असहजताओं के साथ सहज हो चुकी थी, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि इससे बेहतर कमरा किराए पर ले सके। कमरा निम्न स्तर का जरूर था, लेकिन व्यवस्था और साफ सफाई की दृष्टि से उसे निम्न नहीं कहा जा सकता था। एक और पुआल का बिस्तर लगा हुआ था।
उससे थोड़े ही फासले पर दीवार से सटाकर एक मेज रखी हुई थी, जिस पर लैपटॉप और कुछ पुरानी किताबें पड़ी हुई थीं। मेज का एक पाया तकरीबन आधा दीमक की भेंट चढ़ चुका था, लेकिन जुगाड़ तकनीक के तहत कुछ ईंटों का सहारा लेकर उसके मरम्मत के खर्च से बचने की कोशिश की गई थी। मेज के पास ही स्विच बोर्ड था। प्रियदर्शिनी कुछ देर तक अपने अपमान को भूलने की कोशिश करती रही। तत्पश्चात मेज की ओर बढ़ी, कंधे से वैनिटी बैग उतारकर वहां छोड़ा और बाथरूम की ओर बढ़ गई। उसके चेहरे पर छाई हुई व्यग्रता बता रही थी कि वह अपने आप को समझा नहीं पा रही थी, उस भयानक तिरस्कार से उपजे क्रोध और संताप से उबर नहीं पा रही थी और नतीजतन उसके मन में सुलगती बदले की चिंगारी धीरे धीरे आग का रूप ले रही थी। थोड़ी देर में हाथ मुंह धोने के बाद वह बाथरूम से बाहर आए और लैपटॉप का पॉवर बटन ऑन करने के बाद वैनिटी बैग से मोबाइल निकालकर अपने बैंक का एप्लीकेशन खोलकर बैलेंस चेक करने लगी। जैसा कि उसे अंदेशा था, अकाउंट में इतनी रकम नहीं थी कि वह मकान का किराया चुकता कर पाती। अगर किराया केवल इस महीने का होता तो वह मकान मालिक को कन्विंस कर सकती थी, लेकिन उसके साथ कंगाली में आटा गिला वाली बात ये थी कि उसका किराया पिछले 6 महीने से ड्यू था। मकान मालिक उदार तो नहीं था, लेकिन कोई चांस मिल जाने की खुशफहमी में उस अकेली औरत के लिए उदारता को मैन्युफैक्चर कर लेता था। लेकिन हफ्ते भर पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग मशीन बिगड़ चुकी थी और उसने प्रियदर्शिनी को सख्त हिदायत दे दी थी कि अगर उसने किराए की सारी रकम को एकमुश्त चुकता नहीं किया तो वह उसका सामान जब्त करके उसे कमरे से बाहर निकाल देगा। मशीन खराब होने का एक कारण ये भी था कि प्रियदर्शिनी ने कभी उसमें ईंधन नहीं डाली थी। 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 6 महीने की अब तक की बकाया राशि 18,000 रुपये बनती थी और फिलहाल उसके पास इस महीने की ग्रॉसरी भराने तक के पैसे नहीं थे। वह मिस्टिसिज्म व विचक्राफ्ट्स जानती थी और अपनी इस कला की बदौलत जरूरतमंदों की मदद करके महीने के 7 से 8,000 रुपये कमा लेती थी। किस काम के कितने पैसे लेने हैं, इसका निर्धारण वह काम में आने वाले जोखिम को देखकर नहीं बल्कि सामने वाले की आर्थिक स्थिति देखकर करती थी। यही वजह थी कि वह अक्सर लोगों की मदद या तो मुफ्त में या फिर बेहद मामूली सी फीस लेकर कर देती थी और नतीजतन हर बार अपने उस दुर्लभ इल्म का वाजिब पारिश्रमिक पाने से चूक जाती थी। लेकिन जब गंगा घाट पर उसकी मुलाकात गरिमा से हुई और वह उसकी आर्थिक संपन्नता से अवगत हुई तो उसके मन में ये उम्मीद जगी कि शायद इस बार उसे अपनी कला का अच्छा पारितोषिक मिलने वाला है, क्योंकि उसकी बेटी अभिधा की बीमारी को उसने उसी प्रकार एक झटके में पकड़ लिया था जिस प्रकार कोई अनुभवी डॉक्टर किसी असाध्य मर्ज की जड़ को पकड़ लेता है। उसने 50,000 की कीमत पर अभिधा को ठीक कर देने की 100% गारंटी गरिमा को दे दी थी। चूंकि प्रियदर्शिनी ने अपने उसूल के अनुसार पैसे काम हो जाने के बाद मांगे थे, इसलिए गरिमा को भी उस पर भरोसा करने में कोई जोखिम नहीं नजर आया था। प्रियदर्शिनी बहुत खुश थी क्योंकि 50,000 मिलने से उसके कई रुके हुए काम हो जाने वाले थे। मकान मालिक का किराया उसके मुंह पर फेंकने के अलावा वह लैपटॉप की बची हुई E0M0I0 को एक बार में पे करके महीने की झंझट से मुक्ति पा जाती और साथ ही अपनी कुछ ऐसी ज़रूरतें भी पूरी कर लेती जिन्हें पैसों के अभाव में महीनों से टालती आ रही थी। उसने पुआल के बिस्तर पर नज़र डाली। वहां उड़ने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि कल रात से पहले उसके पास एक कंबल हुआ करता था, लेकिन अपने काम की कीमत मिलने के बाद एक नई रजाई खरीदना भी उसकी योजना में शामिल हो गया था। इसलिए वह गत रात उस पुराने कंबल को एक भिखारी पर उड़ाकर अपनी किस्मत में रात में छिछना लिखा आई थी। प्रियदर्शिनी के मन में क्रोध और प्रतिशोध की जितनी भीषण ज्वाला थी, उसके हृदय में उतनी ही गहरी वेदना भी थी। आज केवल उसका ही नहीं, उसकी कला का भी अपमान हुआ था। वह अपनी जान जोखिम में डालकर आधी रात को गंगा के उस पार जाकर नक्षत्रों से उनकी ऊर्जा मांगने में अपनी मानसिक ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा खर्च करके आई थी, मगर बदले में पारिश्रमिक देने के बजाय उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था जैसे वह कोई पाखंडी, लालची और बेगैरत महिला हो। लैपटॉप ऑन हो चुका था। मोबाइल के हॉटस्पॉट के जरिए उसे इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद उसने अपना जीमेल अकाउंट ओपन किया। E0M0I0 ड्यू होने का मेल देखते ही उसने खींचकर ब्राउज़र क्लोज कर दिया और मेज पर सिर टिकाकर फिर से अपमान के उस घूंट को पीने की कोशिश करने लगी जिसे पीने में अब तक नाकाम रही थी। काफी देर तक वह उसी अवस्था में रही, फिर एक झटके से अपना सिर ऊपर उठाए
अब उसकी भाव भंगिमाएं ऐसी थीं जैसे भावनाओं पर से नियंत्रण खो चुकी हो। उसके बाल चेहरे पर फैल गए थे और आंखों में विचित्र सी चमक उभर आई थी। जबड़ी भींचते हुए और शून्य को घूरते हुए वह रहस्यमयी अंदाज में बड़बड़ाई, तुम दुर्भाग्यशाली हो गिरधारी लाल, क्योंकि कई कोशिशों के बाद भी हम अपने तिरस्कार को भूल नहीं पाए। प्रियदर्शिनी लैपटॉप के सामने से उठी और जिस स्टूल पर बैठी थी उसी स्टूल को लिए हुए दुछत्ती के पास पहुंची। स्टूल पर खड़ी होकर उसने दुछत्ती पर रखे एक पुराने जंग लगे संदूक को नीचे उतारा, उसे खोला। उसमें पुरानी किताबें, कपड़े के गुड्डे, सुई चुभोए गए सूखे नींबू और लकड़ी के पुतले जैसी जादू टोने में इस्तेमाल की जाने वाली अनगिनत वस्तुएं रखी हुई थीं। उसने उन्हीं वस्तुओं में से एक काली पोटली और एक पुरानी ड्राइंग शीट निकाली जो अपने स्वाभाविक सफ़ेद रंग से महरूम होकर पीली पड़ चुकी थी। उक्त चीजों को बाहर निकालकर जमीन पर रखने के बाद उसने संदूक को फिर से दुछत्ती पर टांगा और पुनः उन वस्तुओं के पास आ गई। प्रियदर्शिनी ने सबसे पहले काले रंग की पोटली खोली। उसमें नरकेट की एक बेहद पुरानी कलम, उतनी ही पुरानी दवात, मोरपंख और स्याही की कुछ पुड़िया के अलावा एक छोटी सी कटोरी मौजूद थी। कटोरी लेकर वह बाथरूम में चली गई और जब बाहर आई तो कटोरी 1/4 तक पानी से भरी हुई थी। इसके बाद उस पानी में एक पुड़िया स्याही भर घोलने की देर थी कि वह गाढ़े लाल रंग की तरह स्याही में तब्दील हो गया। उपर्युक्त गतिविधियों के बाद प्रियदर्शिनी ने अनावश्यक वस्तुओं को किनारे लगाया और पुरानी ड्राइंग शीट, कटोरी की स्याही व मोरपंख को अपने सामने रखकर पद्मासन में बैठ गई। साड़ी का आंचल सिर पर रखने के बाद वह मोरपंख के सिरे को ताज़ा बनी हुई उस स्याही में डुबोकर ड्राइंग शीट पर किसी अजनबी भाषा में कुछ लिखने लगी। उस भाषा की लिपि ऐसी थी कि उसे लिपि न कहकर उलझुल आकृतियां कहना ज्यादा उचित था। उस लेखन कार्य के दौरान उसके होठों से निकलती बुदबुदाहट कोई मंत्र था या फिर वो उसी संदेश को लिखने से पहले ही बोल रही थी, ये कहना मुश्किल था। ड्राइंग शीट को करीब आधा भरने के बाद वह रुक गई। उसका व्यक्तित्व अब पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और होठों से गुर्राहट निकलने लगी थी। वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ड्राइंग शीट को घूरते हुए बोली, हमने तुमसे कहा था गिरधारीलाल कि हम अपने अपमान को भूल जाएं, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना, लेकिन या तो तुमने प्रार्थना नहीं की या फिर तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे ईश्वर तक पहुंच ही न सकी। उसने मोरपंख का सिरा एक बार फिर स्याही में डुबाया और ड्राइंग शीट पर उस रहस्यमयी भाषा में जो आखिरी शब्द लिखा वह निस्संदेह गिरधारीलाल था। मणिकर्णिका घाट पर गिरधारीलाल की चिता जल रही थी। गत रात आए हार्ट अटैक के कारण वे सबको चौंकाते हुए इस दुनिया से कूच कर गए थे। दूर खड़ी प्रियदर्शिनी उनकी चिता से उठती लपटों को देख संतोष की अनुभूति से तृप्त हुई जा रही थी। उसके चेहरे पर विचित्र भाव थे। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और रक्ताब थीं। आज भी उसने अपनी पसंदीदा काली साड़ी ही पहनी हुई थी, लेकिन श्रृंगार करके अपने स्त्रीत्व को संवारना नहीं चाहा था। हवा के कारण चेहरे पर बिखर रही जुल्फों को हटाने की कोशिश किए बगैर वह अपनी जगह पर निश्चल खड़ी थी और होठों पर मंद मंद लेकिन भयानक मुस्कान लिए हुए गिरधारी की जलती चिता को अपलक देख रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह गुप्त विद्याओं की कोई भयानक देवी हो और गिरधारी की मौत के रूप में एक नरबली पाकर अभिभूत हो उठी हो। आसपास से गुजरने वाले लोग उसकी शारीरिक भाषा को देखकर भय खा रहे थे, लेकिन बनारस के शमशान में ऐसे अभंग और विचित्र लोगों का दिखना आम समझकर उसे बगैर कोई तवज्जो दिए हुए पर्याप्त फासले का ध्यान रखते हुए उसके बगल से निकल जा रहे थे। मिल गई तुम्हें संतुष्टि, आवाज सुनकर प्रियदर्शिनी पीछे मुड़ी। वहां जो औरत खड़ी थी उसके और प्रियदर्शिनी के पहनावे व शक्ल में रत्ती भर भी फर्क नहीं था। फर्क था तो सिर्फ उनके व्यक्तित्व में। प्रियदर्शिनी के चेहरे पर घृणा और क्रोध था, जबकि उस औरत के चेहरे पर सौम्यता थी। प्रियदर्शिनी को देखकर मन में भय का संचार होता था, जबकि वो औरत उतनी ही सामान्य नजर आ रही थी जितनी सामान्य खुद प्रियदर्शिनी तब थी जब वह गरिमा से अपनी फीस मांगने के लिए उसके दरवाजे पर खड़ी थी। प्रियदर्शिनी ने उसे नजरअंदाज कर दिया और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। तुम एक बार फिर मानवीय कमजोरियों से हार गई, वो औरत भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोली। प्रियदर्शिनी ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, बस फासले तय करती रही।
तुम मुझे नहीं, अपनी अंतरात्मा को अनसुना कर रही हो। हमशक्ल के लहजे में धैर्य कम होने लगा, लेकिन प्रियदर्शिनी ने फिर भी उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। तुममें एक देवी जैसी करुणा है, लेकिन एक पिशाचिनी जैसी क्रूरता भी है, और विडंबना ये है कि तुम्हारी क्रूरता हर बार तुम पर हावी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण तुम्हारा अब भी प्रतिशोध और क्रोध जैसी मानवीय कमजोरियों से बंधा होना है। प्रियदर्शिनी एक बार फिर बगैर कोई प्रतिसाद दिए हुए चलती रही और सिंधिया घाट पर पहुंचने के बाद सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगी। क्षमाशील बनो प्रियदर्शिनी, हमशक्ल ने भी सीढ़ियां चढ़ते हुए कहा, बदले की आग हमारे अच्छे कर्मों को जला देती है। प्रतिशोध साधने के में आने वाले जिस भाव को इंसान आत्मसंतुष्टि कहता है, असल में वो उसके संकर्मों की राख होती है। सत्संग सरीखे लग रहे हमशक्ल के विचारों पर प्रियदर्शिनी ने पुनः कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तुमने जिस महान विद्या, महान कला को साधा है, उसका प्रयोग तुम आत्मोत्थान के बजाय अपने अहंकार को पोषित करने में कर रही हो। देख लेना, एक दिन तुम भी उसकी जैसी ही बन जाओगी, क्योंकि वह भी तुम्हारी तरह हर बार अपनी मानवीय कमजोरियों से हार जाती थी। इस बार प्रियदर्शिनी पर असर हुआ। उसके चेहरे पर डर नजर आया। वह सीढ़ियों पर ठहर गई, उसकी हमशक्ल भी ठहर गई। उसने अपनी उंगलियों के नाखून देखे। उनका रंग सामान्य देख उसके चेहरे पर छाया डर कुछ हद तक कम हो गया। तुम्हारे नाखून अभी काला होना नहीं शुरू किए हैं, लेकिन जल्द ही होने लगेंगे, और अगर तुम इसी तरह अपने अहंकार से हारती रही तो जल्द ही तुम्हारे नाखून पूरी तरह काले पड़ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा ये तुम जानती हो। इस बार प्रियदर्शिनी पीछे मुड़ी, लेकिन उसकी हमशक्ल उसे दूर दूर तक नहीं नजर आई। वह जा चुकी थी।